गुड मॉर्निंग। टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद से वापसी हो रही है और अफसोस है हमें कि कुछ व्यक्तिगत कारण इसके पीछे थे और जिसकी वजह से वीडियो इतने दिनों से अपलोड नहीं हो पा रहे थे, जिसमें कुछ व्यस्तता थी और कुछ ऐसे कारण हो गए जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन आज से ये कंटिन्यू जो सेट चलेगा बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए विशेष करके, और सक्षमता परीक्षा का भी सेट कई दिनों से नहीं आ रहा था, तो आज से हम इसे कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं आज बीपीएससी टीआरई थर्ड जो है, जिसका नोटिफिकेशन भी है और फॉर्म भी फिलअप हो चुके हैं। तो अभी उसके लिए ये सामाजिक विज्ञान का इतिहास का ये प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले भी एक प्रैक्टिस सेट इसका किया गया था इतिहास का, और ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो आइए शुरू करते हैं और इसे देखते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय इसमें कुछ ज़्यादा ही खर्च हो जाता है, तो आप इसे ऑप्शन देख सकते हैं। और इसमें देखिए, हल का टेराकोटा जो है, ये टेराकोटा किसे प्राप्त हुआ है। तो टेराकोटा का संबंध आप जानते हैं कि हड़प्पाकालीन सभ्यता से है, और हड़प्पाकालीन स्थल में जो बनावली जो है वहाँ से, जो राजस्थान में है, और वहाँ से हल का ये टेराकोटा प्राप्त हुआ था। उसके बाद से हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित बनावली जो है वो हरियाणा में है, बनावली हरियाणा में है, और वहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था, ये टेराकोटा जो है। और बनावली आप जानते हैं कि ये एक बनावली जो है, ऑप्शन इसका भी सही होगा। और बनावली क्या है कि ये हड़प्पाकालीन एक प्रमुख स्थल था और वहीं से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था। ये 72वां इसका प्रश्न है। इस क्रम संख्या 71 से शुरू हुआ है। बक्सर का युद्ध आप जानते हैं कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और उसमें हमारे भारत की जो है कि 3 संयुक्त सेनाएं मिली थी उसमें, और जिसमें 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध हुआ अंग्रेज़ों के साथ। और संयुक्त सेना थी जिसमें मीर कासिम, शुजाउद्दौला और अवध के नवाब शाह आलम द्वितीय थे, और जिसमें अंग्रेज़ों ने इन संयुक्त सेना को हरा दिया। और इस तरीके से अंग्रेज हमारे भारत के एक तरीके से पूरे बंगाल पर अपना कब्जा जमा लिया। तो फिलहाल इस प्रश्न का मतलब है कि बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था। तो इसका सही जवाब है यानी कि मुनरो जो है कि उस अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति था, जो 1764 में हुआ था। और बक्सर युद्ध में अंग्रेज़ों के विजय के बाद से जो है कि भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश सत्ता जो है कि स्थापित हो गई थी। और उसी बक्सर युद्ध में पराजय के बाद से जो शाह आलम द्वितीय थे और शुजाउद्दौला जो है, उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। और इस तरीके से इसका सही जवाब है ये प्रधान सेनापति जो है कि मुनरो था। नेक्स्ट है कि इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई थी। प्रश्न आपके सामने है। मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था, यानी कि 30 अप्रैल 1908 को ये घटना हुई थी। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के बम कांड जो है, और इसमें मुजफ्फरपुर ज़िले के सत्र न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने की योजना बनाया गया था, और भूल बस वो जो बम था वो वकील प्रिंगले कैनेडी की गाड़ी पर जाके गिरा था, और जिसमें उसकी पत्नी और उसकी बेटी मारी गई थी। तो इस कारण इस आरोप में फांसी की सज़ा हुई थी। और उसमें आप देखिए किसको फांसी की सज़ा हुई थी। देखिए, तो इसमें जो ये यहाँ पे पहले ऑप्शन में जो दिया है प्रफुल्ल चौकी, तो प्रफुल्ल चौकी ने उस समय जो है कि आत्महत्या कर लिया था उस घटना के बाद, जबकि खुदीराम बोस को 11 अगस्त और 1908 को फांसी की सज़ा हो गई थी। तो इस तरीके से फांसी की सज़ा हुई थी खुदीराम बोस को, जो ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन ई होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। शेर शाह जो है कहाँ का, उसका मकबरा जो है वो सासाराम में स्थित है, यानी कि रोहतास में है सासाराम। और इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। और उसका मकबरा जो है वो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के सुंदर नमूने का एक उदाहरण है। और शेर शाह जो है आप जानते हैं कि शेर शाह सूरी ने 1541 ईस्वी में पटना शहर की स्थापना किया था, और उन्हें शेर खान के नाम से भी जाना जाता था। इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है। गुजरात में ऐसे हड़प्पाकालीन स्थल बहुत सारे हैं। ऐसे आपको इस ऑप्शन में देखना है कि कौन सा स्थल जो है वो गुजरात में स्थित था, जो हड़प्पा से संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता से। लोथल इसका सही जवाब होगा। लोथल जो है वो गुजरात से संबंधित है। उसके आधार पर आप देख सकते हैं इसमें और भी स्थल दिए हुए हैं। आप देखिए यहाँ पे, जैसे कालीबंगा है, ये राजस्थान में था। और इस तरीके से ये डाबरकोट हैं। तो लोथल के बारे में अगर जाने तो लोथल गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में था, और ये सरागवाल ग्राम के समीप भोगवा नदी के तट पर स्थित था। और इसकी खोज जो हुई थी 1955-56 में हुई थी आर एस राव के द्वारा।
इस तरीके से देखिए अब इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। ये अगला प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था। विज्ञालय इसका सही जवाब होगा, ये चोल वंश का संस्थापक था। और चोल वंश को स्वतंत्र अस्तित्व दिलाया था आदित्य चोल ने। और चोल वंश का वास्तविक जो संस्थापक था वो परांतक प्रथम को माना जाता है, जबकि चोल साम्राज्य का महानतम शासक जो है राज प्रथम। और उत्तम चोल का ये जो इसमें उस ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है फिलहाल, इसका सही जवाब है कि विज्ञालय जो है कि चोल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन थे। बौद्ध संगतियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। कुल 4 बौद्ध संगति हुई थी और चौथे बौद्ध संगति की एक प्रमुख घटना थी कि बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में यानी कि हीनयान और महायान में बंट गया था। ऐसे प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, आप देख सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो राजगीर में हुई थी। ये राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। और जो इसमें शासक किसके शासनकाल में हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि इसमें अजातशत्रु के शासनकाल में ये पहली बौद्ध संगति हुई थी। और उस समय ये यहाँ पे पूछा गया है कि अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए महाकश्यप जो हैं ये प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे, जो राजगीर में हुई थी और सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ये भी जानने लायक बातें हैं कि 483 ईस्वी पूर्व में ये संगति हुई थी। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि देखिएगा, किराता अर्जुनिया पुस्तक किसने लिखा था। ये 78वां प्रश्न है। किराता अर्जुनिया पुस्तक जो है कि भारवी ने लिखा था और भारवी ने अपनी पुस्तक में महाभारत के विषय का वर्णन किया है। भारवी के विषय में है कि भारवी जो है कि पल्लव शासक सिंह विष्णु के दरबार में रहता था और उन्होंने जो है कि इस पुस्तक की रचना की थी। भारवी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। कुतुब मीनार ऑप्शन आपके सामने है, इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुतुब मीनार इसका निर्माण कार्य किसी और ने शुरू किया था, लेकिन इसको पूरा करने का काम भी किसी और ने किया था और इसलिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। बीपीएससी में इसके पहले भी कई बार आ चुका है। कुतुब मीनार इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे शुरू किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण करने का जो श्रेय जाता है वो इल्तुतमिश को जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश जो है कि ये इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है कि वो पहला ऐसा तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत का निर्माण किया था। उनके किसके लिए किया था, देख सकते हैं कि प्रसिद्ध जो सूफी संत थे यानी कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का, कि उनकी स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य उसने शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर सका और उसे पूरा करने का काम किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। विजयनगर साम्राज्य जो दक्षिण भारत का एक बहुत ही तरीके से कह सकते हैं कि शक्तिशाली एक राजवंश हुआ था और उसकी स्थापना किसने की थी, तो देखिएगा उसकी विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर व बुक्का। आप देख सकते हैं कि हरिहर व बुक्का जो है कि वो हरिहर और बुक्का ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी और ये दोनों भाई जो हैं कि संगम वंश के थे, यानी कि अपने पिता के नाम पर अपने वंश का नाम रखा था संगम वंश। और ये दोनों भाई थे जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हरिहर व बुक्का इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। ऐसे कृष्णदेव राय जो है कि उस विजयनगर साम्राज्य के एक महान शासक थे और इस पर विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तो हम्पी में थी, यानी कि विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। और वो एक और ये जो शहर था यानी कि कहा जाता है कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के दोआब में स्थित था और इसकी राजभाषा जो है कि वो तेलुगु थी। यहाँ पे कुल 4 राजवंशों ने शासन किया था। फिलहाल अगला प्रश्न देखते हैं कि किस मुग़ल शासक के समय में सर टॉमस रो भारत आया था। टॉमस रो ये किस शासक के समय में भारत आया था, तो देख लीजिएगा जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे ये। और सर टॉमस रो को 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने व्यापारिक दूत बना करके भारत भेजा था और ये जहांगीर के दरबार में आए थे, यानी कि 1615 ईस्वी में। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि आईन अकबरी किसके द्वारा संकलित की गई है, किसके द्वारा लिखी गई है। आईन अकबरी जो मुग़ल वंश विशेष करके अकबर के से संबंधित है और उसके शासनकाल से के सभी जो है कि दस्तावेज हैं, एक तरीके से महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो अकबर के शासनकाल का वर्णन करती हैं। विशेष करके इसमें खेतिहर समाज का जिक्र किया गया है और ये लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा, जिसे अकबरनामा के नाम से भी जानते हैं।
ये किताब जो है कि ये कुल फ़ारसी भाषा में लिखी गई है और आईने अकबरी मुग़ल सम्राट अकबर के प्रशासन से संबंधित, हमने पहले भी बताया आपको। और इसमें अबुल फ़ज़ल के द्वारा जो ये अकबरनामा है, यानी कि जो आईने अकबरी हैं, ये अबुल फ़ज़ल के द्वारा जो अकबरनामा लिखा गया था वो 3 खंडों में लिखी गई है, यानी कि उसमें कुल 3 खंड हैं। और अकबरनामा का जो तीसरा भाग है, इसका जो 3 खंड है और इसका तीसरा जो भाग है, यानी कि पहला दूसरा के बाद जो तीसरा भाग होता है वही आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं अब। इसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। देखिएगा अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। तो देखिए इसका सही जवाब है कि मद्रास में इसे लागू किया गया था और 1820 ईस्वी में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। और इसकी किसके द्वारा, तो सर टॉमस मुनरो, ये नाम याद रख सकते हैं कि टॉमस मुनरो के द्वारा ये जो है कि सर टॉमस मुनरो के द्वारा ये शुरू किया गया था, ये व्यवस्था जो है कि मद्रास में शुरू किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। 1857 का विद्रोह को किसने जो है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, तो बी.डी. सावरकर इसका सही जवाब होगा। बी.डी. सावरकर ने कहा था कि ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट है कि अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की किसके दरबार में रहते थे। अश्वघोष जिसने बुद्ध चरित्र की रचना की थी वो किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क जो हैं, ये कुषाण वंश के शासक थे और ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। और कनिष्क के समय में चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी और उसी के समय में ये जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बट गया था। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, देखिएगा तो इसका सही जवाब देख सकते हैं। ऑप्शन देखिएगा, सेडान का युद्ध आपको देखने को मिलेगा। सेडान युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था और सेडान का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में और इस युद्ध के बाद से ही जर्मनी का एकीकरण शुरू किया गया था, उसका एकीकरण को मतलब पूरा कर लिया गया था। और सेडान का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में फ्रांस और जर्मनी के बीच में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ देख सकते हैं, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कहा जाता है रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है, जो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक था। जबकि समाजवाद को वैज्ञानिक आधार देने का काम किया था कार्ल मार्क्स ने। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें दास कैपिटल ने इसी के लिए एक पुस्तक लिखी थी 1867 ईस्वी में, दास कैपिटल जो है ये प्रकाशित हुआ था। इस तरीके से नेक्स्ट है यहाँ से कि एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलंगो नामक एक कवि ने बताना है कि लगभग कितने वर्ष पहले किया था। तो इसका सही जवाब है कि 1800 वर्ष पहले इलंगो ने इसकी एक प्रसिद्ध जो तमिल महाकाव्य है यानी कि शिल्पाधिकारम जो है उसकी रचना की थी इलंगो ने, और 1800 वर्ष पहले। और इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है, यानी कि सबसे पुराना वेद कौन है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं और इसमें ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है। सामवेद ये गायन प्रधान है, इसमें गीत संगीत का जिक्र किया गया है। तो इस तरीके से ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसकी रचना माना जाता है कि 1500 ईस्वी से लेकर के और 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में की गई थी। और ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं, होत्री। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उनको होत्री कहते थे। और इस तरीके से इसके बाद से हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था। ये देख सकते हैं स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव जो है, पहले आप जानिए कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो स्वदेशी आंदोलन उसी के विरोध में चलाए गए थे। हालांकि इसके बाद से 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द भी कर दिया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, यानी कि बंगाल में सबसे ज़्यादा पड़ा था, क्योंकि बंगाल का विभाजन किया गया था और उसी के विरुद्ध में ये आंदोलन शुरू किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि बंगाल पर इसका असर ज़्यादा पड़ा। नेक्स्ट है कि शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कनौज का युद्ध कब लड़ा गया था। 1540 इसका सही जवाब होगा, जिसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं और कनौज या बिलग्राम का युद्ध करते हैं। और इस युद्ध में हुमायूं जो है वो पराजित हो गया था, यानी कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। तो इस तरीके से इसमें
और शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में सूर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। 1539 में वो युद्ध 1540 में ही ये युद्ध हुआ था और 1540 में जब हुमायूं को पराजित कर दिया था उसके बाद से उसने सूर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है आप जान सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार आपको उपनाम में भी मिला होगा कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। खान अब्दुल गफ़ार खान को, इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और सीमांत गांधी भी इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए ये सीमांत प्रांत में रहते थे जब भारत का विभाजन हुआ था और उस समय इसलिए इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने खुदाई खिदमतगार की भी स्थापना की थी 1929 ईस्वी में और लाल कुर्ती आंदोलन का भी नेतृत्व इन्होंने किया था। और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व भी किया था इन्होंने, खान अब्दुल गफ़ार खान ने, और इस तरीके से इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज यानी कि किस राज्य में स्थित है। गोल गुंबज ये किस राज्य में स्थित है, जो आदिल शाह का मकबरा भी है तो ये गोल गुंबज जो है कि ये कर्नाटका में है। इस तरीके से ऑप्शन इसका सी सही जवाब होगा कि कर्नाटका में है जो आदिल शाह का मकबरा है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और किसके बीच में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध देखिएगा ये पानीपत का युद्ध है, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ये सब घाघरा का युद्ध, ये सभी जो है कि बाबर के द्वारा लड़े गए थे। तो ये जाहिर सी बात है कि बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। और इस युद्ध में ये 17 मार्च और 1527 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच में। और इस युद्ध में, खनवा के युद्ध में भी बाबर जो है कि वो विजयी हुआ था और उस तरीके से उसने भारत में मुग़ल वंश को स्थायित्व प्रदान किया था। सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं। अब इसका 95 प्रश्न होगा। यहाँ से देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने बताना है कि किस अवधि के दौरान मुग़ल साम्राज्य का शासन किया था। अंग्रेज़ों ने किस अवधि के दौरान मुग़ल साम्राज्य पर शासन किया था। तो अंग्रेज़ कब आए थे और आप देख सकते हैं कि देखिए 1658 से लेकर के और 1707 ईस्वी की अवधि के दौरान मुग़ल साम्राज्य पर शासन किया था अंग्रेज़ों ने। और हम प्रश्न ही गलत पढ़ रहे हैं, देखिएगा ये औरंगजेब होना चाहिए, सॉरी। देखिए औरंगजेब ने किस अवधि के दौरान मुग़ल साम्राज्य पर शासन किया था। देखिए कभी ये तो प्रश्न या अगर गलत पढ़ देते हैं तो उसके बाद से हमारा भी ध्यान नहीं जा रहा था। औरंगजेब ने ये किस अवधि के दौरान मुग़ल साम्राज्य पर, तो देखिए 1658 से लेकर के और 1707 ईस्वी तक औरंगजेब ने मुग़ल साम्राज्य पर शासन किया था। और आपको बता दें कि मुग़ल साम्राज्य का ये औरंगजेब जो है कि अंतिम शासक था। इसके बाद भी मुग़ल वंश चला लेकिन उसके बाद से उसके उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं रहे और मुग़ल वंश छिन्न भिन्न हो गया। और औरंगजेब ने 2 बार अपना राज्याभिषेक कराया था। एक बार कराया था जुलाई 1658 में और दूसरी बार आगरा में कराया था 1959 में दिल्ली में, सॉरी। पहला जो हुआ था 1658 में जो आगरा में हुआ था और दूसरा जून 1659 में हुआ था, वो दिल्ली में हुआ था। और इस तरीके से ये 1658 से लेकर के 1707 तक औरंगजेब ने शासन किया था। नेक्स्ट है कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 96 प्रश्न है, आप देख सकते हैं। 1905 में बहुत सी घटनाएं घटी थी, जैसे बंगाल का विभाजन भी हुआ था और उसी समय सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है, यानी कि ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और इस तरीके से गोपाल कृष्ण गोखले ने 1908 में राणा डे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की भी स्थापना की थी। उन्होंने जो है कि पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, जैसे नेशन है और उसमें द क्वालिटी जनरल, एक तरीके से ये समाज सुधारक भी थे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसका अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1929 में बताना है कि कहाँ पे ये हुआ था जिसमें कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष उनको चुना गया था। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ये कहाँ किया गया था, तो 1938 में जो है कि देखिए हरिपुरा में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन और उसमें सुभाष चंद्र बोस उसके अध्यक्ष चुने गए थे। 1938 और 1939 ये दोनों ही समय में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद से कांग्रेस का अध्यक्ष जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। और सुभाष चंद्र बोस ने कानपुर के निकट उन्नाव में मुकर नामक स्थान पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी।
तो इस तरीके से ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये काफ़ी चर्चित एक राष्ट्रगीत है और ये इसके लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल ने इसकी रचना की थी। तो इकबाल के तराना ए हिंद के प्रारंभिक बोल सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा था। और मोहम्मद इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता भी किया था। तो इस तरीके से मोहम्मद इकबाल इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने एलोरा में कैलाश नाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान किया था? ये आप देख सकते हैं, राष्ट्रकूट राजवंश ने, जो राष्ट्रकूट राजवंश के जो शासक थे उन्होंने, राष्ट्रकूट राजवंश ने एलोरा और कैलाश मंदिर के निर्माण में ये जो है कि अपना सहयोग प्रदान किया था। और एलोरा के कैलाश नाथ मंदिर को एक ही पसाण यानी कि एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया है। ये काफ़ी भव्य मंदिर भी हैं। और एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था यानी कि राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे यानी कि कृष्ण प्रथम ने कराया था उसका निर्माण। और यह भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है, एलोरा के कैलाश मंदिर का जो है। और ये सब जो है कि भारत के प्रसिद्ध गुफा मंदिर हैं और सबसे बड़े गुफा मंदिर हैं। इस तरीके से इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि कोलकाता, जो कलकत्ता अब कोलकाता हो गया उसका नाम, तो 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? कोलकाता में जो फोर्ट विलियम है कॉलेज है और 1800 में जो इसकी स्थापना की गई थी, तो ये बताना है कि किसने इसकी स्थापना की थी। तो रिचर्ड ब्लेसली, देखिएगा ऑप्शन में होगा, ये यहाँ से देखिए, रिचर्ड ब्लेसली ने इसकी स्थापना किया था 1800 में। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना प्रशासनिक सेवा में चयनित विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। और फोर्ट विलियम कॉलेज ने खड़ी बोली यानी कि आधुनिक जो हिंदी भाषा है उसके विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है कि नरसिंह वर्मन, जिन्हें मामल के नाम से जाना जाता था, वो किस राजवंश के शासक थे? तो नरसिंह वर्मन जो हैं ये पल्लव वंश के ये जो है कि शासक थे, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इस तरीके से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा? ये बताना है। तो 1337 से लेकर के 1453 तक जो है 100 वर्षों से अधिक समय तक भी एक युद्ध हुआ था, जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। और यूरोप के इतिहास में इसे 100 वर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और ईसाई और जो है कि इस्लाम के बीच धर्म युद्ध भी हुआ था क्रूसेड में, वो 200 से अधिक वर्षों तक चला था। फिलहाल इसका सही जवाब है कि ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये हुआ था। नेक्स्ट है कि वांगचुक वंश के कौन सा राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं? ये बताना है। तो देख सकते हैं आप इसमें, और इसका सही जवाब है कि जो ये जिग्मे केसर नामग्याल हैं, ये जो है कि वहाँ के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं। नेक्स्ट है कि कन्फ्यूशियस कौन था? तो देखिए इनका संबंध चीन से रहा था। और कन्फ्यूशियस जो है कि एक चीनी दार्शनिक थे, यानी कि एक फिलोसफर थे। और चीन में प्राचीन के जो है कि महान दार्शनिक थे, जिन्होंने एक महान दार्शनिक थे ये, और जिन्हें चीन का प्रथम शिक्षक भी कहा जाता है। और कन्फ्यूशियस का जो जन्म हुआ था वो 551 ईसा पूर्व में हुआ था, चीन के पूर्वी प्रांत में। और इस तरीके से इसके बाद से हम अगले प्रश्न को देख सकते हैं। कुछ ही प्रश्न और बचे हुए हैं। देखिए यहाँ से कि 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? देख सकते हैं यहाँ से प्रश्न है। 1971 में से पहले भी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुए थे, 1965 में हुआ था। तो ये 1971 में जो युद्ध हुआ था वो बांग्लादेश को लेकर के हुआ था, और बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 ईस्वी में ही। उस समय भारत की प्रधानमंत्री जो हैं 1971 में इंदिरा गांधी थी। और इसके पहले भारत और पाकिस्तान का युद्ध पूछ रहा है, तो ये 1965 में हुआ था। तो इस तरीके से यहाँ से देख सकते हैं, देखिएगा 1965 का जो युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध के बाद से जो है कि 1966 में ताशकंद समझौता भी हुआ था, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जो जिसके पहले के प्रधानमंत्री थे यानी कि लाल बहादुर शास्त्री की हृदय गति रुकने से वहीं पे मौत हो गई थी 1966 में। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में एक समझौता हुआ था। और इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है कि तबकात ए अकबरी, ये देखना है अगला प्रश्न है, तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था ये? तो देखिए तबकात ए अकबरी जो है ये लिखा गया था निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। और इस पुस्तक में जो है कि भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभ से लेकर के हुमायूं और अकबर से संबंधित सभी विषयों पर चर्चा की गई है। तबकात ए अकबरी जो है वो मध्यकालीन इतिहास के एक बड़े हिस्से के
विषय में जो है कि एक बहुत अच्छी जानकारी देता है। सही जवाब इसका ऑप्शन ए होगा, निजामुद्दीन अहमद। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि इसमें देखिएगा कि इनमें से कौन प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। ये 108वां प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा कृष्णदेव राय प्रथम, जो विजयनगर साम्राज्य के एक प्रमुख शासक थे और इन्होंने जो है कि नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। और कृष्णदेव राय को जो उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उनके कारण उनको आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है और इसका काल जो है कि तेलुगु साहित्य के क्लासिक युग के रूप में माना जाता है, यानी कि तेलुगु में इन्होंने एक और भी ग्रंथ की रचना की थी। देखिए यहाँ पे इसमें हम आपको बता दें कि इन्होंने तेलुगु में भी एक रचना की थी और तेलुगु भाषा का विकास इन्होंने किया था। और तेलुगु जिससे देखिए इसमें तेलुगु में इन्होंने एक लिखा था आमुक्त मालयद, याद आ गया, आमुक्त मालयद जो हैं वो तेलुगु भाषा में आमुक्त मालयद ये एक नाम है जो संस्कृत में ये तेलुगु भाषा में लिखे गए थे और कृष्णदेव राय ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो किस नदी से संबंधित है, तो आप जानते हैं कि दजला और फरात नदियों से संबंध है मेसोपोटामिया की सभ्यता का। तो इसमें देख सकते हैं कि दजला और फरात दोनों ए और बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि एक से अधिक इसका सही जवाब होगा क्योंकि इसमें ए और सी दोनों ही ऑप्शन इसमें सही हैं। तो इस तरीके से सही जवाब होगा एक से अधिक। नेक्स्ट इसका प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में पाई गई बेलनाकार पत्थर की मोहरों की अनूठी विशेषता क्या थी। तो इसका सही जवाब है कि वहाँ पर जो बेलनाकार पत्थर की जो मोहर पाए जाते थे उसकी एक विशेषता ये भी थी कि वो ये जो है कि लगातार चित्र बना सकता था। तो इस तरीके से ऑप्शन इसमें इसका बी ऑप्शन होगा, ये लगातार चित्र बना सकता है। और दक्षिण मेसोपोटामिया में लगभग 35 ईस्वी पूर्व में मोहरों का आविष्कार किया गया था। तो इस तरीके से ये प्रश्न थे, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास का था। इसके बाद से इसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी सभी के हैं और सभी वीडियो कंटिन्यू रहेंगे। आप इसको देखते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।